प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। ये प्रश्नोत्तर आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं, साथ ही आप इन्हें सुन भी सकते हैं। सुनने से आपको निश्चित ही लाभ होगा और आपको ये जो प्रश्नोत्तर हैं वो याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो इसकी क्या सीमाएं हैं? बहुत ही सिंपल है। डोबेराइनर केवल 3 ही त्रिक बना सके, अन्य तत्वों का वर्गीकरण त्रिकों में नहीं हुआ। डोबेराइनर का त्रिक का नियम है, तो डोबेराइनर ने केवल 3 ही त्रिक बनाया, अन्य त्रिक वो नहीं बना सके। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न जब आप प्रश्न और उत्तर सुनेंगे तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। तो डोबेराइनर के लिए ये केवल 3 ही त्रिक बना सके। त्रिक 3 और 3 मतलब 3 ही त्रिक बनाया इन्होंने। बहुत ही सिंपल है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? तो पहला, यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं था, हल्के तत्वों पर लागू था। दूसरा, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू था। कहां तक? ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कैल्शियम तक। तो कुछ कुछ जो मेन वर्ड्स हैं वो याद करते जाएंगे तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा है, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं तथा भविष्य में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा। और न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। तो यदि आपको कहा जाए शॉर्ट में याद करने के लिए, तो एक याद कर लीजिएगा, भारी तत्व के लिए नहीं था। दूसरा, कैल्शियम शब्द याद कर लीजिएगा, तो केवल कैल्शियम तक लागू था। 56 याद कर लीजिएगा, 56 मतलब प्रकृति में केवल 56 तत्व थे, इन्होंने माना। और भविष्य में इन्होंने माना कि अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा। और ऐसे भी तत्व थे जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती थी। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए है स्कैंडियम और जर्मेनियम। याद कर लीजिएगा, गैलियम के अतिरिक्त कौन से 2 तत्व हैं? स्कैंडियम और जर्मेनियम। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो ध्यान रखेंगे, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्तता का मापदंड अपनाया। कौन सा? मुख्य रूप से तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इन्होंने अपनाया, परमाणु द्रव्यमान को। और बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी आई वो परमाणु क्रमांक पर आधारित था। तो पहले ध्यान रखेंगे, पहले परमाणु द्रव्यमान और उसके बाद फिर आधुनिक परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो मेंडलीफ का जो था वो किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये शब्द याद रखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तता का इन्होंने मापदंड अपनाया। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार जो है हम जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु क्रमांक को माना गया, जिससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो विविध विसंगतियां थी वो अपने आप दूर हो गई। जैसे भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सही नहीं थी। हाइड्रोजन का स्थान भी निश्चित कर दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में, जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सही नहीं था। तो हाइड्रोजन को 4 धातुओं के ऊपर समूह 1 में रखा गया। अक्रिय गैसों का स्थान 18वें समूह में सही है। तो इस तरीके से कुछ जो विसंगतियां थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने बनाया, तो अपने आप दूर हो गई। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए और आपके चयन का क्या आधार है? तो मैग्नीशियम की तरह 2 तत्वों के नाम जो ये रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं, कैल्शियम और स्ट्रांसियम है। तो मैग्नीशियम कहां से है? समूह 2 का तत्व है मैग्नीशियम, और समूह 2 के तत्व हैं, तो
ये जो कैल्शियम और स्ट्रांसियम हैं ये भी समूह 2 के ही तत्व हैं। समूह 2 के ये जो तत्व हैं ये 2 कैल्शियम और स्ट्रांसियम, इनके बाह्यतम कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और स्ट्रांसियम का 38 है, 38, 20 और 38। अब इन दोनों का जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये समूह 2 के तत्व हैं। अब देखें, निम्नलिखित के नाम बताइए। 3 तत्व जिनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आपको? ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कहाँ के हैं? समूह 1 के तत्व हैं। समूह 1 के तत्व जो हैं इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हम देख सकते हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, सोडियम का क्या है? 11 और पोटेशियम का क्या है? 19। अब इनका आप इनका जो परमाणु क्रमांक है इसके आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो 3 का क्या होगा? 3 का होगा 2 और 1। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 11 का कैसे लिखेंगे? 11 का तो सबसे पहले 2, फिर 8, तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। अब बचा 1, तो ये देखिए 1 आ गया इसके बाह्यतम कोष में भी। और 19 का क्या होगा? इसका भी 2, 8 और 8, तो कितना हो गया? 18, और ये लास्ट में आ जाएगा इनका 1, 19। तो इस तरीके से ये भी हो गया 2, 8, 8, 1। तो ये जो समूह 1 के तत्व हैं इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसके उदाहरण है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न, 2 तत्व जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष में किसके होंगे? समूह 2 के तत्वों में होगा। तो इसका मुख्य उदाहरण है बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम का कितना है? बेरिलियम का 4 है और मैग्नीशियम का है 12। 4 और 12। अब देखिए इनका निकाल दीजिए। तो 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 2 और 2, ये 4 हो गए। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बाह्यतम कोष मतलब ये सबसे बाहरी वाला कोष, ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 हुए। मैग्नीशियम का 12 है तो मैग्नीशियम का देखिए 2 पहले, फिर 8 हो जाएगा, तो 2 और 8 10 हो गए। अब बचा कितना? 2, तो ये 2 बाहर, तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो ये बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। किसके सदस्य हैं? ये समूह 2 के सदस्य हैं। अब अगला प्रश्न, 3 तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण हो। तो 3 तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण है, बाहरी कोष पूर्ण हो मतलब इनका बाह्यतम कोष जो भी है चाहे 2 हो या 8 हो, अष्टक पूर्ण होना चाहिए। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडन, ये जो हैं ये अक्री गैस कहलाते हैं। कहाँ हैं ये समूह 18 में रखे गए हैं। इनका बाह्यतम कोष पूर्ण होता है। तो हीलियम का क्या हो जाएगा? हीलियम का है 2, नियान का है 10 और आर्गन का है 18। 2, 10 और आर्गन का 18। अब इनका बाह्यतम कोष आप देखिए पूर्ण है कि नहीं है? 2 है हीलियम का, तो ये बाह्यतम कोष इसका पूर्ण ही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। नियान का 10, तो 10 का क्या होगा? सबसे पहले 2, पहली कक्षा में कितने? 2, पहले कोष में कितने? 2 और दूसरे कोष में ये 8। तो 2 और 8 10 हो गए। 18 का कैसे करेंगे? तो 18 भी वही इजी है, पहले में 2, फिर 8, 8 2 10 हो गए और ये 8। तो बाह्यतम कोष में 8, तो ये बाह्यतम कोष में ये 2, 8, 8। तो ये ऐसे तत्व हैं जिनका बाहरी कोष पूर्ण होता है, अक्री गैस कहलाते हैं। हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन ये सब हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? किसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये किसके हैं? ये समूह 1 के हैं। समूह 1 के हैं ये तत्व। और इन सब की विशेषता क्या होती है कि चूंकि ये समूह 1 के तत्व हैं,
अतः इनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले बता चुका हूं आपको, लिथियम का भी, सोडियम का भी और पोटेशियम का भी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, 2, 1, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं। 3 है इनका क्या परमाणु क्रमांक लिथियम का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 1 होगा। ये पहले बता चुका हूं, इसलिए वहां से देख लीजिएगा इसको। तो इन सब के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इन सब के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। ये इनके परमाणु क्रमांक है। इसके आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता? तो बिल्कुल समानता है। हीलियम, नियान, ये सब क्या है? ये सब अक्रिय गैस हैं। तो इनका बाह्यतम कोश जो है वह संतृप्त है। समूह 18 के तत्व हैं ये। इनका बाह्यतम कोश संतृप्त है। तो हीलियम का नियान के साथ, आर्गन के साथ, क्रिप्टॉन इनके साथ क्या है? समानता है। और समानता क्या है? कि इनका जो बाह्यतम कोश है वो संतृप्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? पहले जो 10 तत्व हैं, पहले 10 तत्वों को आप थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये जो भी हैं इनको याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद फिर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सी धातुएं हैं। तो 2 धातुएं हैं, लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम 2 धातुएं हैं। आवर्त सारणी में बोरान स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? तो आवर्त सारणी में जो बोरान स्तंभ है उनमें बाह्यतम कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इनके गुणधर्म ऐसे हैं जो समान होते हैं। आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? तो फ्लोरीन के जो स्तंभ हैं उनकी सभी की संयोजकता 7 होती है और सभी हैलोजन कहलाते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है और निम्नलिखित में किस तत्व के साथ इसकी समानता होती है? तो देखिए परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनको सबको जोड़ दीजिए। तो 2, 8 और 7 को जोड़िए तो कितना हुआ? 2, 8, 7 को जोड़िए तो 8, 2, 10 और 17। तो परमाणु संख्या क्या आ गई इसकी? परमाणु संख्या आ गई 17। अब निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ इसकी समानता होगी? तो समानता के लिए ध्यान रखिएगा कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें देखना है। तो ये जो नाइट्रोजन है 7 है, तो नाइट्रोजन 7 का क्या होगा? 7 का होगा 2 और 5। तो बाह्यतम कोश में कितना है? इसमें 5 है। तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखिएगा 7 के साथ इसकी समानता होगी। अब दूसरा F9 का क्या देखेंगे हम? 2 और 7। तो इसके साथ हमको मिल गए ये। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 हैं। और 15 का देख लीजिए तो 15 का क्या होगा? 2, 8 और 5। 2, 8 हो गया 10 और ये यहाँ हो गया 5। तो ये बाह्यतम कोश में कितने हैं? 5 है, इसलिए इससे भी नहीं होगा। 18 का क्या होगा? आर्गन है 18 है, बाह्यतम कोश इसका संतृप्त है। देख लीजिए क्या होगा? 2, 8 और 8। तो 2, 8, 8, 8, 16 और 2, 18। तो बाह्यतम कोश में किसके साथ इसका मिल रहा है? तो ये देखिए बाह्यतम कोश जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो देखेंगे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में यहाँ 7 है, तो यहाँ कितना होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ 5 है, 7 है, 5 है, 8 है। तो किसके साथ इसकी समानता होगी? F के साथ, फ्लोरीन के साथ इसकी समानता होगी, जहां इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है। मतलब बाह्यतम कोश में दोनों के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से गहरा संबंध है। कोषों की कुल संख्या से तत्व का आवर्त निर्धारित होता है। ध्यान रखेंगे, कोषों की कुल संख्या से तत्व का आवर्त निर्धारित होता है कि कुल संख्या कितनी है कोषों की, उसके आधार पर तत्व के आवर्त निर्धारित करते हैं।
और संयोजी इलेक्ट्रॉन से तत्व का समूह निर्धारित होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे उस तत्व का समूह निर्धारित होता है। इसके पहले हमने देखा है अभी कि समूह एक में इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात जो समूह के संयोजी इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक है। समूह दो में हमने देखा था कि समूह दो में बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे तत्वों का समूह निर्धारित होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बाह्यतम कोष में ध्यान रखेंगे, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसके आधार पर तत्व का समूह निर्धारित होता है और कोषों की कुल संख्या कितनी है उसके आधार पर तत्व का आवर्त निर्धारित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार परमाणु द्रव्यमान है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि समस्थानिकों एवं समभारिकों की विसंगतियां दूर हो गई। क्यों? क्योंकि ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है आधुनिक आवर्त सारणी, इसलिए समस्थानिक और समभारिकों की जो विसंगतियां थी वो दूर हो गई तथा भारी तत्वों के पहले आने की विसंगति भी स्वयं दूर हो गई। मेंडलीफ ने तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्व सही जगह व्यवस्थित हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में भिन्न गुण वाले क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं अलग अलग सही ढंग से व्यवस्थित हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में बहुत अच्छा है। जो उसमें विसंगतियां थी उन विसंगतियों को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन इनके नोट्स बनाएंगे आप और इन्हें सुनेंगे, सुनने से अपने आप ये याद होता जाएगा। ध्यान रखेंगे आपको इसे सुनना है, देखने की भी जरूरत नहीं है। 2-3 बार सुन लेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।